हेलो दोस्तों, मैं विनय गुप्ता फिर से स्वागत करता हूं आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो टेलर्स के प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा था, प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, और आज हम उनके टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने बताया भी था कि टेलर्स ने सिर्फ प्रिंसिपल नहीं दिए थे, प्रिंसिपल के साथ मैनेजमेंट के कुछ टेक्निक्स दिए थे कि मैनेजमेंट को कैसे चलाया जा सके, कैसे उसको हैंडल किया जा सके जिसके द्वारा हमारा प्रोडक्शन होता रहे। तो उन्होंने टेक्निक्स बनाए। ठीक है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में उसके प्रिंसिपल के बारे में पूरा देखा भी था, और उसको हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे लर्न करके भी और मुझे वहाँ पे नोट्स के रूप में भी हमें व्हाट्सअप किया हुआ है, जिसके द्वारा मुझे अच्छा लगा कि सारे स्टूडेंट अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा ये एक लाइव सेक्शन है और लाइव सेक्शन में आप मुझे देख रहे हैं। आज भी मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो इस लाइव सेक्शन को देख रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट आज मुझे देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, तो देन चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा। और आज हमारा मेन मोटो ही है कि हम तुरंत सुनते सुनते लर्न करना है। तो सुन के हमें हर एक टॉपिक को क्या करना है, लर्न करना है, और जो भी हम लर्न करेंगे उसी को कॉपी में लिख के हमें व्हाट्सअप भी करना है आपको, कि जिसके द्वारा मैं वहाँ पे कॉपी आपकी क्या कर सकूँ, चेक कर सकूँ। देन अगेन जो भी हमारा टॉपिक है, चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। ठीक है, और मैं आपको बताना चाहूँगा जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हुए हैं हमारे साथ, वो आप क्या कर सकते हैं कि यूट्यूब चैनल पे ये हमारा वीडियो लाइव सेक्शन का वो अपलोड हो जाएगा कुछ दिन में, तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और वहाँ पे जाने के बाद आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, जिससे आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स रहेंगे तो आप वहाँ पे आसानी से एक बार रीड कर लें और देन जाकर एग्जाम में आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स को, टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में। ठीक है, तो पहला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टेक्निक्स था वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको हम फंक्शनल फॉर्मेनशिप के नाम से भी जानते हैं। देखो, अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी हम सीखेंगे ना वो कहानी के रूप में सीखेंगे। कहानी हमारी होगी और उसी कहानी को हम लोगों को कॉपी में लिखनी है। ठीक है, फंक्शनल का मतलब होता है कार्य। फंक्शनल का मतलब होता है कार्य, जिसको हम लोग वर्क भी बोलते हैं। और फॉर्मेनशिप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ हेड या हेड ऑफ ग्रुप। हेड ऑफ ग्रुप बोल सकते हो यहाँ पे, हेड ऑफ ग्रुप। देखो इसी समझ में आ गया, वर्क, हेड ऑफ ग्रुप। हेड ऑफ ग्रुप का मतलब क्या, ग्रुप का सरदार, ग्रुप का हेड। ठीक है, और वर्क का मतलब कार्य। तो देखो टेलर्स ने क्या बोला, ध्यान समझिएगा, मैं वही पॉइंट्स लिखा हूं जो मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा ना। तो उन्होंने बोला कि जहां पे कोई काम हो रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम हो रहा है, तो वहां पे आप क्या काम करो कि वहां पे वर्कर्स के हेड को, किसी भी एक पर्सन को आप बना दो हेड। पता है ना कि अगर मैं क्लास में अगर हम रहते हैं तो क्लास मॉनिटर एक बनता ही है, तो क्या करता है, पूरे क्लास को मेंटेन करके रखता है। उसी तरह वर्कर, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम हो रहा है, कोई संस्था में काम हो रही है, कोई इंडस्ट्री में काम हो रहा है, तो उस इंडस्ट्री में आप वर्कर्स को, कोई भी वर्कर्स को या किसी को भी क्या बना दो, हेड बना दो। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि वर्कर्स को आप प्लानिंग का बोझ मत दो, उनको सोचने पे मजबूर मत करो। ठीक है, उनको सिर्फ काम करने दो। जितना वो काम करेंगे उतना ही प्रोडक्शन होगा, और उतना प्रोडक्शन होगा तो हमारी कंपनी के लिए उतना ही क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। इतना समझ गया। तो उन्होंने बोला कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला डिपार्टमेंट आप बना दो प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा डिपार्टमेंट बना दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। समझ में आया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला डिपार्टमेंट बना दो प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा डिपार्टमेंट बना दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में 4 हेड बनाओ। ठीक है, मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड बना दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 हेड बना दो, तो टोटल हेड कितने हो गए, 8। ठीक है, तो जो हेड आप बना रहे हो वो हेड उस फील्ड में क्या होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, जो क्या करें, जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको गाइड कर सके। और जब वो गाइड करेंगे तो वर्कर्स क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, और अच्छे से उनको गाइडेंस मिलता रहेगा तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, अच्छा होता जाएगा। इतना समझ में आ गया, कहानी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो जो पॉइंट्स मुझे लिखना है, देखो दिस टेक्निक्स
refers to the guidance given the worker the specific format। आगे समय कि मतलब कि जो टेक्निक आप जो टेक्निक्स अपनाओगे तो वर्कर्स को गाइडेंस करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट फॉर्मेट का यूज को बना दो। That means कहने का मतलब प्लानिंग इज डन टू द डिफरेंट पीपुल एंड एक्चुअल वर्क इज द सुपरवाइज द डिफरेंट पीपुल। मतलब कि जो वर्कर्स होते हैं वर्कर्स को अपना काम करने दो और जो सुपरवाइज करेगा उसको अपना काम करने के लिए लगा दो। Thus the every workers will be the supervisor different state of supervisor। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो सुपरवाइजर्स होंगे वो क्या करेंगे, वर्कर्स को क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, मतलब गाइडेंस करेंगे, जिनके द्वारा वर्कर्स को अपने प्लानिंग का भी कोई वर्क बोझ नहीं होगा और उनको सोचने पे भी कोई बात नहीं होगी। जो सोचेगा कौन सोचेगा, सुपरवाइजर सोचेगा। तो उन्होंने क्या बोला, ही रिकमेंडेड द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इन द 2 पार्ट्स। तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला कौन सा पार्ट्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर मैंने क्या बोला था कि जो डिपार्टमेंट बनाएंगे उस प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड बना दो और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 हेड बना दो। यानी कि टोटल हेड हमारे पास कितने, 8, 4 प्लानिंग के, 4 प्रोडक्शन के। वो प्लानिंग डिपार्टमेंट वाला जो काम रहेगा वो प्लानिंग को देखेगा, जो प्रोडक्शन वाला रहेगा वो प्रोडक्शन को देखेगा। और वो उस फील्ड में क्या होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, मतलब कि एकदम अनुभवी होने चाहिए, जिसके द्वारा वर्कर्स को गाइड कर सकें, जिसके द्वारा वर्कर्स पे कोई प्रेशर ना आए और वो आसानी से क्या कर सके, प्रोडक्शन का काम कर सके। ठीक है, तो जो 4 हेड बने वो कैसे बने वो मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड कौन से हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 हेड कौन से हैं। तो चलिए मैं नीचे इसको करता हूं, स्लाइड को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो पहला जो हम पॉइंट पढ़ेंगे वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। पहला जो हमारा टेक्निक्स था वो फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन था, जिसको हम फंक्शनल फॉर्मेटशिप के नाम से भी जानते हैं। देखो अब समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। जो भी हम सीखेंगे ना वो कहानी के रूप में सीखेंगे। कहानी हमारी होगी और उसी कहानी को हम लोगों को कॉपी में लिखनी है। ठीक है, फंक्शनल का मतलब होता है कार्य। फंक्शनल का मतलब होता है कार्य, जिसको हम लोग वर्क भी बोलते हैं। और फॉर्मेनशिप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ हेड या हेड ऑफ ग्रुप। हेड ऑफ ग्रुप बोल सकते हो यहाँ पे, हेड ऑफ ग्रुप। देखो इसी समझ में आ गया, वर्क, हेड ऑफ ग्रुप। हेड ऑफ ग्रुप का मतलब क्या, ग्रुप का सरदार, ग्रुप का हेड। ठीक है, और वर्क का मतलब कार्य। तो देखो टेलर्स ने क्या बोला, ध्यान समझिएगा, मैं वही पॉइंट्स लिखा हूं जो मैं बोल रहा हूं, समझ में आ रहा ना। तो उन्होंने बोला कि जहां पे कोई काम हो रहा है, जिस ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम हो रहा है, तो वहां पे आप क्या काम करो कि वहां पे वर्कर्स के हेड को, किसी भी एक पर्सन को आप बना दो हेड। पता है ना कि अगर मैं क्लास में अगर हम रहते हैं तो क्लास मॉनिटर एक बनता ही है, तो क्या करता है, पूरे क्लास को मेंटेन करके रखता है। उसी तरह वर्कर, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई काम हो रहा है, कोई संस्था में काम हो रही है, कोई इंडस्ट्री में काम हो रहा है, तो उस इंडस्ट्री में आप वर्कर्स को, कोई भी वर्कर्स को या किसी को भी क्या बना दो, हेड बना दो। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि वर्कर्स को आप प्लानिंग का बोझ मत दो, उनको सोचने पे मजबूर मत करो। ठीक है, उनको सिर्फ काम करने दो। जितना वो काम करेंगे उतना ही प्रोडक्शन होगा, और उतना प्रोडक्शन होगा तो हमारी कंपनी के लिए उतना ही क्या होगा, बेनिफिट्स होगा। इतना समझ गया। तो उन्होंने बोला कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला डिपार्टमेंट आप बना दो प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट बना दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। समझ में आया। तो उन्होंने क्या बोला कि जो आप ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो तो उस ऑर्गेनाइजेशन में को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला डिपार्टमेंट बना दो प्लानिंग डिपार्टमेंट और दूसरा डिपार्टमेंट बना दो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। उस डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में 4 हेड बनाओ। ठीक है, मतलब प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड बना दो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 हेड बना दो, तो टोटल हेड कितने हो गए, 8। ठीक है, तो जो हेड आप बना रहे हो वो हेड उस फील्ड में क्या होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, जो क्या करें, जो वर्कर्स जो काम कर रहे हैं उनको गाइड कर सके। और जब वो गाइड करेंगे तो वर्कर्स क्या करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, और अच्छे से उनको गाइडेंस मिलता रहेगा तो हमारा प्रोडक्शन भी क्या होगा, अच्छा होता जाएगा। इतना समझ में आ गया, कहानी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो जो पॉइंट्स मुझे लिखना है, देखो दिस टेक्निक्स refers to the guidance given the worker the specific format। आगे समय
कि मतलब कि जो टेक्निक्स अपनाओगे तो वर्कर्स को गाइडेंस करने के लिए कोई स्पेशलिस्ट फॉरमैन का यूज को बना दो। That means कहने का मतलब प्लानिंग इज डन टू द डिफरेंट पीपुल एंड एक्चुअल वर्क इज द सुपरवाइज द डिफरेंट पीपुल। मतलब कि जो वर्कर्स होते हैं वर्कर्स को अपना काम करने दो और जो सुपरवाइज करेगा उसको अपना काम करने के लिए लगा दो। Thus the every workers will be the supervisor different state of supervisor। ठीक है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो सुपरवाइजर्स होंगे वो क्या करेंगे, वर्कर्स को क्या करेंगे, सुपरवाइज करेंगे, मतलब गाइडेंस करेंगे, जिनके द्वारा वर्कर्स को अपने प्लानिंग का भी कोई वर्क बोझ नहीं होगा और उनको सोचने पे भी कोई बात नहीं होगी। जो सोचेगा कौन सोचेगा, सुपरवाइजर सोचेगा। तो उन्होंने क्या बोला, ही रिकमेंडेड द ऑर्गेनाइजेशन इज डिवाइडेड इन द 2 पार्ट्स। तो उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दो। पहला कौन सा पार्ट्स, प्लानिंग डिपार्टमेंट, और दूसरा कौन सा डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। फिर मैंने क्या बोला था कि जो डिपार्टमेंट बनाएंगे उस प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड बना दो और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 हेड बना दो। यानी कि टोटल हेड हमारे पास कितने, 8, 4 प्लानिंग के, 4 प्रोडक्शन के। वो प्लानिंग डिपार्टमेंट वाला जो काम रहेगा वो प्लानिंग को देखेगा, जो प्रोडक्शन वाला रहेगा वो प्रोडक्शन को देखेगा। और वो उस फील्ड में क्या होने चाहिए, एक्सपर्ट होने चाहिए, मतलब कि एकदम अनुभवी होने चाहिए, जिसके द्वारा वर्कर्स को गाइड कर सकें, जिसके द्वारा वर्कर्स पे कोई प्रेशर ना आए और वो आसानी से क्या कर सके, प्रोडक्शन का काम कर सके। ठीक है, तो जो 4 हेड बने वो कैसे बने वो मैं आपको स्टार्ट करके बताता हूँ कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड कौन से हैं और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में 4 हेड कौन से हैं। तो चलिए मैं नीचे इसको करता हूं स्लाइड को, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो पहला है हमारा वो प्लानिंग डिपार्टमेंट है। प्लानिंग डिपार्टमेंट के बारे में क्या करना है, वहां पे स्टडी करना है कि प्लानिंग डिपार्टमेंट में क्या होगा। ठीक है, थोड़ा सा मैं हाईलाइट कर देता हूं, समझ में आएगा यहाँ पे। प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4 हेड कौन बने, एक डिसिप्लिन का बना, एक इंस्ट्रक्शन क्लर्क बना, एक रूट क्लर्क बना और एक टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क बना। तो 4 क्लर्क बने, कौन बना, डिसिप्लिन, इंस्ट्रक्शन, रूट क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। इसको याद करने के लिए मैंने कोड लिखा हुआ है, डर्टी गर्ल। समझ गया? हाँ, जो लड़कियां देख रही हैं वो मत बुरा माने, क्योंकि वो चीज वहां पे एक शो के लिए। वाई को मैंने साइलेंट कर दिया और एल को भी मैंने साइलेंट कर दिया। डी का मतलब क्या बोला, डिसिप्लिन, आई का मतलब इंस्ट्रक्शन, आर का मतलब रूट और वो टी का मतलब टाइम एंड कॉस्ट। ठीक है, ये किसके अंदर आ गए, प्लानिंग के अंदर आ गए। ये जो 4 क्लर्क बने वो प्लानिंग के क्लर्क बने। ठीक है, तो डिसिप्लिन क्लर्क का मतलब क्या हुआ, चलो एग्जांपल समझो कि अगर हम स्कूल में जाते हैं तो स्कूल में एक हेड बनता है, अच्छा छोड़ो, आप क्लास में रहते हो तो क्लास में एक मॉनिटर होता है। वो मॉनिटर क्या करता है, आपको मेंटेन करके क्लास में रखता है कि क्लास में से आप बाहर ना जाओ, आपको सब कुछ वहां पे आपको मेंटेन करके रहेगा, क्लास एकदम मेंटेन करके रखेगा। तो उसी तरह डिसिप्लिन वाला क्या करेगा, वर्कर्स पर क्या रखेगा, ध्यान रखेगा। तो उसका कहने का मतलब क्या बोला, एक ऐसा पर्सन जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसिप्लिन का ध्यान रखेगा, वो वर्कर्स को रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताएगा। ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में ध्यान रखेगा। वो काम किसका होगा, डिसिप्लिन क्लर्क का काम होगा। वो किसका काम होगा, डिसिप्लिन क्लर्क का काम होगा। दूसरा आ गया इंस्ट्रक्शन क्लर्क, इंस्ट्रक्शन देना मतलब सलाह देना। तो ऐसा क्लर्क, देखो यहाँ पे लिखा भी है, डिसिप्लिन एंड द इन्फोर्समेंट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन अमंग द वर्कर्स। बस इतना ही पॉइंट आप याद रखो, रूल्स एंड रेगुलेशन अमंग द वर्कर्स। इंस्ट्रक्शन क्लर्क, एक ऐसा क्लर्क जो टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शन देता रहे, किसको, वर्कर को। क्या देगा, किस तरीके से आप काम को करोगे कि वो आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो वो काम के बारे में क्या देगा, इंस्ट्रक्शन देगा। तो क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द वर्कर्स। इतना समझ गया। तीसरा आता है रूट क्लर्क। रूट का मतलब होता है रास्ता, मतलब रास्ता दिखाना, किसको दिखाना, वर्कर्स को। तो वो पर्सन बताएगा कि आपको इसके बाद कौन सा स्टेप करना है, सीक्वेंसली बताएगा कि आप पहले ये करो, फिर आप ये करो, फिर आप ये करो। तो वो आपको क्या बताएगा, एक सीक्वेंस बताएगा, आपको एक रास्ता दिखाएगा कि इस रास्ते पे आप चलो कि आपका ये काम होगा। तो तीसरा कौन हो गया, रूट क्लर्क हो गया। चौथा हो गया टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क। टाइम एंड कॉस्ट, 2 चीज आ रहा है इसमें, ध्यान देना। टाइम एंड कॉस्ट में क्या हुआ कि एक ऐसा क्लर्क
जो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ध्यान रखेगा कौन सा काम कब शुरू हुआ और कब खत्म होना चाहिए। समझ गया? उसने क्या बोलेगा कि कौन सा काम कब शुरू हुआ और कब खत्म होना चाहिए, तथा इसके साथ साथ वो कॉस्ट का भी ध्यान रखेगा। आगे ना टाइम एंड कॉस्ट, तो उसने तो ये स्टार्टिंग देखा कि कौन सा काम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ, इसके साथ साथ वो कॉस्ट का भी ध्यान रखेगा कि जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पर कॉस्ट का सीट पूरा बना कर रखेगा कि पैसा कहाँ पर खर्च हुआ। तो उसके साथ क्या काम हुआ उसका, टाइम और कॉस्ट क्लर्क का काम एक हो गया कि वहां पे टाइम को भी देखेगा कि कब काम शुरू हुआ कब खत्म होना चाहिए, और इसके साथ उसने क्या काम किया, उसके साथ उसने काम किया कि उसने एक बैलेंस शीट बनाकर रखा कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा कहाँ पे हो रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना आ रहा है, तो वो कौन करेगा, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क करेगा। तो प्लानिंग डिपार्टमेंट में 4, पहला कौन सा, डिसिप्लिन। दिमाग में घुमा लो कि डिसिप्लिन का मतलब क्या हुआ, रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द वर्कर। इंस्ट्रक्शन देगा, क्या इंस्ट्रक्शन देगा, एक काम को किस तरीके से करना है। रूट क्लर्क का मतलब रास्ता दिखाएगा कि इसके बाद कौन सा स्टेप होना चाहिए। टाइम एंड कॉस्ट क्या करेगा, कौन सा काम कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ वो कौन देखेगा, टाइम क्लर्क देखेगा। और इसके साथ साथ वो क्या काम देखेगा कि प्रोडक्शन का कॉस्ट भी देखेगा कि जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें कितना खर्चा हो रहा है, कितना जा रहा है और कितना आ रहा है। तो कौन किसके अंदर आ गया, प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आ गया। अब हम देखेंगे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का मतलब गर्ल्स, GIR, और ये हो गया L, ठीक है, सॉरी S। तो L को मैंने साइलेंट कर दिया। अब देखो यहाँ पे गैंग बॉस बोलते हैं ना, गैंग का बॉस होना चाहिए। मतलब उसके कहने का मतलब क्या, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन है, जो हमारा गैंग है उसमें एक बॉस होगा, ठीक है। वो ध्यान देगा कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सब अच्छे से काम हो रहा है कि नहीं, मतलब एक्चुअली गेट द वर्क डन, मतलब कि एक्चुअली अच्छे तरीके से काम हो रहा है कि नहीं होगा। अब आ गया इंस्पेक्टर। गैंग बॉस का मतलब समझ गया ना, एक गैंग का बॉस होगा, किसका, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। तो वो क्या देखेगा कि काम को अच्छे से हो रहा है कि नहीं, कि जो काम हम कर रहे हैं वो अच्छे से हो रहा है कि नहीं, वो कौन देखेगा, गैंग बॉस। अब आता है इंस्पेक्टर, ठीक है। इंस्पेक्टर का काम क्या होगा, जो पर्सन जो हमारी क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखेगा, ठीक है। एक ऐसा पर्सन कि जो वर्कर्स की क्वालिटी, मतलब कि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसकी क्वालिटी के ऊपर ध्यान रखेगा कि जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है या नहीं है। समझ गए, मतलब कहने का मतलब कि वो क्या देखेगा कि उसकी क्वालिटी ठीक ठाक है या नहीं है। तो वो कौन काम देखेगा, इंस्पेक्टर देखेगा। तो तीसरा होता है रिपेयर। तो वहां पे लिखा गया टू चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क, यानी कि वर्कर्स की क्वालिटी, वर्कर्स में जो काम कर रहे हैं वर्कर्स, जो उन्होंने प्रोडक्शन बनाया है, जो मान लो कुछ सामान बनाया है, तो उस सामान को क्या देखेगा, उसकी क्वालिटी को चेक करेगा कि वो अच्छे से बना है या नहीं है। तीसरा होता है रिपेयर बॉक्स। रिपेयर का मतलब क्या हुआ, मतलब कि कोई मशीन्स खराब हो गया, ठीक है, तो उसको अच्छे से क्या करना, देखना, उसको रिपेयर करना। मतलब कि एक ऐसा पर्सन जो क्या करेगा, रिपेयरिंग पर सिर्फ ध्यान देगा। कोई मशीन के का वर्क अच्छे से कर रहा है कि नहीं, मशीन अच्छे से चल रहा है कि नहीं, मशीन अगर खराब हो गया तो उसको क्या करेगा, उसको रिपेयरिंग करने का काम कौन करेगा, रिपेयर बॉस करेगा। तीसरा होता है स्पीड बॉस, स्पीड, तेज, ठीक है, समझ में गया, जो हमारी स्पीड पर ध्यान रखेगा। ध्यान दो, वो किसकी स्पीड पे, वर्कर्स की स्पीड पे। मतलब जो हमें काम दिया गया है वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है। समझ रहे ना, जो हमें काम दिया गया है वो टाइम पे कंप्लीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उस टाइम को ध्यान रखेगा कौन, स्पीड बॉस। समझ गया, तो स्पीड बॉस का काम आपको समझ में आ गया, रिपेयर बॉस का भी काम समझ में आ गया, इंस्पेक्टर का भी काम समझ में आ गया, और गैंग बॉस का भी काम समझ गया। तो गैंग बॉस का काम क्या करेगा, एक्चुअली क्या देखेगा, वो एक गैंग, पूरे ऑर्गेनाइजेशन का जो गैंग रहेगा, एक ग्रुप रहेगा, उसका बॉस रहेगा, वो पूरे क्या वर्क को देखेगा, काम अच्छे से हो रहा है कि नहीं। इंस्पेक्टर क्या चेक करेगा, क्वालिटी चेक करेगा। रिपेयर बॉस क्या करेगा, मशीन्स की रिपेयरिंग को देखेगा। और स्पीड बॉस क्या करेगा, स्पीड बॉस करेगा वहां पे कि जो भी हमारा टाइम टू टाइम वो काम हो रहा है कि नहीं, उसमें कितना समय लगेगा, वो काम समय पे
हो जाना चाहिए, उसको कौन देखेगा? स्पीड। तो यहाँ पे क्या लिखा? रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंपटीशन ऑफ जॉब। ठीक है, तो ये देखो कितनी इजी पॉइंट्स है, वहां पे ये पूरा आपको लिखना है, जैसे आपको लिखा है ना मैंने पॉइंट्स, वैसे ही आपको एग्जाम में लिखोगे तो आपको मार्क्स वहां पे प्रॉपर मिलेंगे। स्मार्ट कोड आपको नहीं लिखना है, स्मार्ट कोड आप मत लिख देना, ये बस आपको याद करने का तरीका बताया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसको एक बार देख लीजिए और एक बार रिवाइज कर लीजिए कि मैंने इसमें ये पॉइंट्स बोला, और इसको कॉपी पर लिखिए, ओन वर्ड में लिखो। ओन वर्ड में लिखोगे ना तो खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने जो समझा है वो लिख पा रहा हूँ कि नहीं। ठीक है, तो पहला जो टेक्निक्स हम लोगों ने देखा वो टेक्निक्स के बारे में आप वो लिख दो। तब हम आते हैं सेकंड टेक्निक पे। चलिए स्टार्ट करिए, तब हम आते हैं सेकंड टेक्निक पे। ये सेकंड टेक्निक है। सेकंड टेक्निक से हमारा स्टैंडर्डाइजेशंस एंड सिंप्लीफिकेशंस ऑफ वर्क। ध्यान देना पे, स्टैंडर्डाइजेशंस, इसको अगर मैं सिंपल लिखूं तो कैसे लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। स्टैंडर्ड फिक्स फॉर शेप, साइज, वेट, बस याद करने के लिए बता रहा हूं, वेट एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। सिंप्लीफिकेशंस का मतलब क्या हुआ कि काम को सिंपल तरीके से करना। मैंने क्या बोला? काम को सिंपल तरीके से करना। अब थोड़ा आप थोड़ा सा यही पढ़ लो, आप समझ लो वहां पे, सिंपल तरीके से करना। अब देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान दो। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशंस ऑफ वर्क का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप बनाना चाहते हो, देखो मान लो कि मैं जो कोई प्रोडक्ट बनाना है, तो जो भी आप बनाना चाहते हो पहले ये डिसाइड करो कि आपको बनाना क्या है, कि आपको प्रोडक्ट की क्वालिटी के बारे में डिसाइड करो, उसका शेप देखो, उसका साइज देखो, उसका वेट देखो, उसकी क्वालिटी देखो। समझ ना? अगर मान लो कि मुझे मोबाइल्स बनाना है तो मोबाइल बनाने के लिए उसका क्या देखेंगे, किस डिजाइन का बनना चाहिए, उसकी साइज क्या होनी चाहिए, उसका वेट क्या होना चाहिए। तो ये सब कौन में आएगा? स्टैंडर्डाइजेशंस में आ गया। मतलब कि जो चीज हम काम करेंगे तो उसको हम देखेंगे कि जो हम बनाना चाहते हैं तो उसका शेप कैसा होना चाहिए, उसका साइज कैसा होना चाहिए, उसका वेट कैसा होना चाहिए, उसकी क्वालिटी का प्रोडक्शन कैसा होना चाहिए। ये काम कौन देखेगा? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना यहाँ पे। सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क का मतलब काम को सिंपल तरीके से करना। मतलब उन्होंने क्या बोला टेलर ने कि जो आपकी क्वालिटी का वेरिएशंस है ना, आप उसको कम कर दो। देखो एक एग्जांपल समझाऊंगा, कहानी समझाऊंगा, समझ में आ जाएगा। आप उसकी क्वालिटी की जो वेरिएशंस है उसको कम कर दो, ठीक है, आपका काम और आसान हो जाएगा। एक एग्जांपल समझो कि गुड डे बिस्किट है। गुड डे बिस्किट सबने खाया ही होगा, ठीक है। तो उसकी मार्केट में अलग अलग वैरायटी आ रही है, 20 तरह की वैरायटी आ रही है, लेकिन वो सक्सेस नहीं है। सक्सेस न होने का मतलब क्या? देखो कोई काजू का आ रहा है, कोई किशमिश आ रहा है, कोई पनीर का आ रहा है। तो वो गुड डे ने क्या किया, अलग अलग क्या किया, उसने बहुत सारी वैरायटी निकाल दी मार्केट में, तब भी उसका प्रोडक्शन हो रहा है? नहीं हो रहा है। मतलब उसका नाम है, नहीं है, मतलब कम है, लेकिन क्या उसका बहुत उसका क्या कर रहा है, नुकसान हो रहा है उसका। तो उसने क्या बोला कि जो भी हम बना रहे हैं, ठीक है, आपने 20 बनाया, 20 की जगह पे क्या करो आप 10 बनाओ, लेकिन 10 को इतना अच्छे से बनाओ, ऐसी वैरायटी उसमें बनाओ कि वो क्या करे, मार्केट में चल सके। समझ गया मैंने? 20 ने आपने बनाया, लेकिन 20 जब आपने बनाया तो 20 का प्रोडक्शन का भी खर्चा लगा, मशीन भी वर्क लगा, लेबर भी उस पे लगे, मतलब आपका क्या लगा, खर्चा ही हो रहा है। तो उसने क्या बोला कि आप 10 बनाओ, 5 ही बनाओ, लेकिन 5 ऐसा बनाओ कि क्या करें, उसका प्रोडक्शन ज्यादा हो सके। तो उन्होंने क्या बोला कि गुड डे का सक्सेस होने का रीजन क्या था, क्योंकि उसका सेल्स कम होने का रीजन क्या था कि उसने बहुत सारी वैरायटी मार्केट में निकाल दी, लेकिन उसने क्वालिटी नहीं दिया। क्वालिटी दिया लेकिन तब भी वो सक्सेस नहीं हुआ। तो उसने बोला कि आप कम बनाओ और कम पे ही उसको यूज करो। एक एग्जांपल था, एक अमेरिका में एक पेपर इंडस्ट्री थी, मैं समझा रहा हूं आपको, पेपर इंडस्ट्री थी। तो पेपर इंडस्ट्री ने 20 तरीके से पेपर बनाया मार्केट में, लेकिन वो मार्केट में सक्सेस नहीं हुआ। तो उसने 20 की जगह पे उसने क्या कर दिया, 5 ही पेपर
बनाया, 5 पेपर की क्वालिटी दिया, तो क्या हुआ कि वो पेपर अब वो क्या हो गया, वो वर्ल्ड में फेमस हो गया वो पेपर्स वाला। ठीक है, जो अमेरिका में जो जिसने पेपर बनाया तो वर्ल्ड में फेमस, मतलब उसने क्या किया, क्वालिटी को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। ठीक है, लेकिन वहां पे क्वांटिटी क्या कर दिया, कम कर दिया। और जब उसने क्वांटिटी कम किया और क्वालिटी को इंक्रीज किया तो देखो मशीन का भी काम कम हो गया, लेबर्स का भी काम कम हो गया। ठीक है, कॉस्ट भी कम लगने लगे, मतलब 20 की जगह पे उसने किस पे काम किया, 5 की जगह पे काम किया, तो उसका कॉस्ट भी कम लगा, तो इस किसका काम हो गया, समझ में आ गया इस एग्जाम्पल। तो हो गया स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है, स्टैंडर्डाइजेशन रिफर्स द डेवलपिंग स्टैंडर्ड ऑफ एवरी बिजनेस एक्टिविटी वेयर इज द सिंप्लीफिकेशन रिफर टू एलिमिनेटिंग द, यहाँ पे ले रहा हूँ, एलिमिनेटिंग द मशीन्स टूल्स, मतलब कम हो गया, लेबर्स, मशीन, कॉस्ट ऑफ सेविंग। ठीक है, दे लीड टू द फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, दे इंक्रीज द टर्नओवर, वहां पे उसका क्या होगा, टर्नओवर ज्यादा मिल गया। समझ गया कहानी। ठीक है, तो चलो इसको नोट डाउन करो, अच्छे से पढ़ लो इसको और ओन वर्ड में लिखो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्ड को। अब आता है थर्ड, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, तो नंबरिंग में मिस्टेक हुआ, ध्यान दीजिएगा। फटीग स्टडी, फटीग का मतलब होता है थकान, थोड़ा ध्यान देने यहाँ पे, थकान से ही हम कहानी समझ में आ जाएगी। उसने क्या बोला, टेलर्स ने क्या समझाया कि आप वर्कर्स को लगातार 5 से 6 घंटे काम कराते हो, समझो वहां पे आप वर्कर्स को 5 से 6 घंटे काम कराते हो। शुरू में तो 1 घंटा वो 2 घंटा अच्छे से काम करेगा, क्यों, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी आएगी, घर से आया रहता है एकदम खा पी कर फ्रेश होकर आएगा, रेस्ट पूरा मिला रहता है रात भर, और रेस्ट रात भर होने की वजह से वो शुरू में जब कंपनी में एंट्री मारता है तो 2 घंटे अच्छे से काम करेगा। ठीक है, लेकिन 2 घंटे के बाद वो क्या करेगा, थक जाएगा, एक ही काम को करते करते क्या हो जाएगा, थक जाएगा, और जब वो थकना चालू करेगा तो प्रोडक्शन भी क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा, प्रोडक्शन भी क्या होता जाएगा, लो होता जाएगा। ठीक है, तो वहां पे टेलर्स ने क्या बोला, टेलर ने बोला कि जो वर्कर्स को लगातार आप 5 घंटे कंटिन्यू 6 घंटे काम करा रहे हो तो वो क्या हो जाता है, थक जाता है। तो जब वो थकेगा तो काम भी कम होगा, तो आप काम क्या करो कि जो वर्कर्स को टाइम टाइम पर रेस्ट देते रहो। क्या देते रहो, एक रेस्ट इंटरवल बना दो कि आप 1 घंटे काम करने के बाद रेस्ट करो, 1 घंटे करने के बाद आप कुछ मिनट रेस्ट करो। तो जब वो रेस्ट करेगा तो क्या होगा, उसके बीच में क्या होगा, कुछ एनर्जी से आएगी, कुछ आराम मिलेगा तो उसको क्या मिलेगा, कुछ एनर्जी आएगी, या कोई खाने गया, कुछ नाश्ता किया तो उसको एनर्जी आई, तो क्या होगा, जब वो रेस्ट करेगा तो फिर वही काम को क्या करेगा, फिर से अच्छे से करेगा। तो उन्होंने क्या बोला, कि उन्होंने बोला कि आप फटीग स्टडी को आप ध्यान दो, कि आप वर्कर्स पे ध्यान दो कि उसको टाइम पे टाइम उसको क्या देते रहो, रेस्ट देते रहो, जिससे उसके एनर्जी बरकरार रहे, एनर्जी आती रहे और वो काम को अच्छे से क्या कर सके। समझ गया पॉइंट, फटीग का मतलब। ठीक है, तो चलो इसको भी एक बार पढ़ लो, और ओन वर्ड में देखो कि मैंने क्या लिखा है वहां पे, कि जनरली लॉन्ग वर्किंग आवर्स विदाउट सफिशिएंट ब्रेक, target pressure, heavy working tools and poor working condition result the physical and mental stress. This is called as the fatigue. It is the adverse effect of health and the efficiency of employee. इसके अंदर आप पॉइंट जोड़ सकते हो यहाँ पे कि अगर वर्कर्स वहां पे रेगुलर बेस पे काम करेगा तो देन क्या होगा कि देन वहां पे उसका प्रोडक्शन, जैसे वो थक जाएगा तो क्या होगा, उसका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कंपनी का कम होता रहेगा। जो काम उसने शुरू में 2 घंटे में 20 बना दिया, और वही 2 घंटे में क्या करेगा, 10 काम करेगा, तो वहां पे उसको वर्कर्स को क्या देना जरूरी है, रेस्ट देना जरूरी है। तो ये पॉइंट ओन वर्ड में लिखिए फटीग स्टडी। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे मेथड स्टडी। ठीक है, 4th पॉइंट। तो अब आते हैं हमारे पास 4th है हमारा मेथड स्टडी, बेस्ट मेथड ऑफ द रिड्यूस कॉस्ट। ध्यान दो यहाँ पे, बस इतना ही आपको याद रखना है, बेस्ट मेथड ऑफ द रिड्यूस कॉस्ट। मतलब कहने का मतलब वहां पे क्या हुआ कि कौन सा मेथड हमें प्रोडक्शन के लिए अपनाना चाहिए। आप मेथड को बनाओ, मेथड अब देखो ये कौन सा मेथड हम अच्छे से यूज कर रहे हैं कि जिससे द्वारा हमारा प्रोडक्शन अच्छा हो रहा है। ठीक है, उस मेथड को आप यूज करो, जो मेथड आपको अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि आपने क्या किया कि बहुत सारे देखो हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत सारे
तरीके लेते हैं कि इस तरीके से करूंगा तो ये हो जाएगा, इस तरीके से करो, लेकिन उसमें से कौन सा मेथड मैं यूज करूं कि जिसके द्वारा हमारा प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो और कॉस्ट भी क्या लगे, कम लगे। ठीक है, तो यहीं पे लिखा गया है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथ स्टडी टू फाइंड आउट द बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी इन द यूज ऑफ मटेरियल्स, मशीनरी, मैन पावर्स एंड द कैपिटल्स। समझ गए वहां पे। अब आता है मोशन स्टडी। ये ध्यान दीजिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मोशन स्टडी क्या होता है? मोशन स्टडी का मतलब रिमूव अनप्रोडक्टिव एंड द वेस्टफुल मूवमेंट। अब ध्यान दो यहाँ पे कि आप वर्कर्स पे ध्यान रखो। देखो, वर्कर्स पे ध्यान रखो कि वो कितना मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि जो भी मूवमेंट वर्कर्स के द्वारा हो रहा है, मान लो एक एग्जांपल समझो, मोमेंट स्टडी में एक एग्जांपल समझा देता हूँ। मान लो कि मैं यहाँ हूँ और यहाँ से मैं कम से कम 50 मीटर की दूरी पे, 50 मीटर नहीं, मान लो कि 30 मीटर की दूरी पे कुछ रॉ मटेरियल्स रखे हैं। अब मशीन यहाँ पे मेरे पास है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ से जाऊँगा, उस रॉ मटेरियल्स को लाऊंगा, तब जाके मशीन में डालूंगा। तो जो हमने क्या किया, या अपने जगह से लेकर और जहाँ पे रॉ मटेरियल्स रखा है उस 30 मीटर तक हम गए, तो हमें कुछ टाइम लगा, वहाँ पे टाइम्स कंज्यूमिंग हुआ। तो एक स्टडी और है टाइम स्टडी, वो भी बताना है। तो मतलब इसमें लिखा नहीं है, लेकिन वो भी हमारे पास क्या आता है, इस टर्म में आता है, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे। तो उसने क्या बोला, वहाँ पे टाइम लगा। तो आप क्या काम करो कि वहाँ पे जहाँ पे आपका रॉ मटेरियल्स है वहीं उसी के पास में आप मशीन का यूज करो। अब उससे क्या होगा कि मोशन भी कम होगा वर्कर्स के बीच में, टाइम भी कम लगेगा, और टाइम कम होगा तो क्या होगा, अब यहाँ से 30 मीटर गया तो थक जाएगा वो, समझ आ रहा है ना, थक जाएगा। ठीक है, मतलब हर काम वहाँ पे हो रहा है, रुक जाएगा उसका, तो क्या होगा, वहाँ पे प्रोडक्शन भी कम होगा। मतलब यहाँ से जाना फिर लाना, मतलब कि जो काम वहाँ से, अब वहाँ से मान लो कि उसको जाने में 1 मिनट लगा, अगर मैं दिन भर का काउंट करूंगा तो जो कम से कम 3 घंटे लग जाएंगे। तो अगर वो 3 घंटे तक जब यही काम करेगा तो 3 घंटे का क्या होगा, प्रोडक्शन वहाँ पे रुकेगा। तो जहाँ पे रॉ मटेरियल्स है, उसी रॉ मटेरियल्स की जगह पे आप क्या करो, मशीन का यूज करो, जिसका द्वारा उसका मोशन कम हो, और मोशन कम होगा तो प्रोडक्शन भी क्या होगा, वहाँ पे ज्यादा होगा। समझ गया वहाँ पे। तो वहीं पर लिखा गया है रिमूव अनप्रोडक्टिव एंड द वेस्टफुल मूवमेंट। समझ गया। अब आते हैं 6 पॉइंट पे। ये 6 पॉइंट है डिफरेंशिएशन पीसेज वेजेस सिस्टम, जिसको हम लोग बोलते हैं पेमेंट अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ पीसेस। सब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, पेमेंट अकॉर्डिंग द नंबर ऑफ पीसेस, इसको समझ। अब यहाँ पे सीखना है मुझे डिफरेंशिएशन पीसेज ऑफ वेजेस सिस्टम में। अब तो इसको समझ लो। अभी इसको समझाने का तरीका क्या है कि नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से वर्कर को पेमेंट करो। समझना आप, नंबर ऑफ पीसेस के हिसाब से वर्कर को पेमेंट करो। जो वर्कर जितना पीस बनाएगा, ठीक है, मान लो कुछ उसको बनाना है, मान लो ये पेन मुझे बनाना है, तो इस पेन, अगर मान लो एक वर्कर ने 100 पेन बनाया तो 100 पेन के हिसाब से उसको पेमेंट करो। ठीक है, अगर 50 बना रहा है, दूसरा वर्कर 50 बना रहा है, तो 50 पेन के हिसाब से उसको पेमेंट करो। अब क्या होगा, खुद से समझ में आ गया ना। अगर ये मैं 100 पेन मैं हूं और मैंने 100 पेन बनाया, तो जब मैंने 100 पेन बनाया तो मुझे 100 का पैसा मिला, और एक वर्कर ने 50 बनाया तो उसको कितने का पैसा मिला, 50 का मिला। तो मतलब 50 को उसको पैसा मिला, तो पैसा उसको क्या मिला, कम मिला। अब उसको क्या लगेगा, क्या लगेगा वहां पे, कह रहे मैं कम काम कर रहा हूं, मतलब उस काम जो उसने कंपनी में रहकर काम चोरी की है, ठीक है, तो क्या होगा उसका, अब कम हो जाएगा। अब वो क्या ध्यान देगा कि मैं अब ज्यादा से ज्यादा वर्क करूं और ज्यादा से ज्यादा पेन बनाऊं, तो मुझे पैसा क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। समझ गया। तो वही मैं यहाँ पर लिखा हूं कि द सिस्टम्स वेजेज ऑफ एंड प्रोडक्टिविटी द स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे स्टेबलाइज द 2 पीसेज रेट आर यूजेज हायर those who achieve the up to the and more than standard output in the efficient worker and the lower of efficient of the slow workers। अब यहीं पे एक एग्जांपल समझा दिया हूं, ध्यान देना। स्टैंडर्ड आर 10 यूनिट रेटेड 50 रुपए पर यूनिट, तो प्रोडक्शन ऑफ 10 यूनिट मोर देन, तो कितना मिलेगा, 40 रुपए पर यूनिट। और लेस, अगर वो 10 से कम बनाएगा तो उसको 40 के हिसाब से मिलेगा, और वो 10 से ज्यादा बनाएगा तो 50 के हिसाब से उसको पैसा मिलेगा। तो एक वर्कर आता है, उसने 11 यूनिट बनाया, तो उसको कितना बन गया, 11 × 50 मतलब 550 मिला। और दूसरा वर्कर 9 यूनिट ही बनाता है, तो उसको कितने के हिसाब से मिलेगा, 40 रुपए के हिसाब से मिलेगा।
तो मतलब पैसा किसको ज्यादा मिला, फर्स्ट वाले को। उसने क्या किया, 10, उसने क्या बोला कि अगर आप 10 यूनिट से ज्यादा बनाओगे, 10 यूनिट से ज्यादा बनाओगे तो आपको पर यूनिट पे 50 रुपए दूंगा, समझ गया। और उसने बोला कि अगर 10 यूनिट से कम बनाओगे तो आपको पर यूनिट पे 40 पैसे दूंगा। तो पहला वर्कर आया हंसते हंसते और उसने बोला कि मैंने 11 यूनिट बना लिया, तो उसको 550 रुपए मिल गए। और दूसरा वर्कर ऐसे मुंह लटका के आया और बोला कि मैंने तो अरे 9 ही यूनिट बना पाए। मतलब इसने क्या किया, कहीं पर लापरवाही किया, मतलब उसने उतने घंटे में कहीं ना कहीं क्या किया, रेस्ट किया, चाहे घूमने चला गया, चाहे कामचोरी की, तो उसने कम किया, तो उसको कितना मिल गया, 360 मिला। मतलब इतना रुपए उसको कम मिल गया। मतलब कितने रुपए कम मिले, 190 रुपए कम मिल गए। आ गया ना समय। तो वो क्या हो गया, डिफरेंशियल पीसेज वेजेज ऑफ सिस्टम। मतलब कि हर वर्कर्स के हिसाब से आप क्या रख दो, एक इफिशिएंट वर्कर का एक स्टैंडर्ड आउटपुट पर डे के हिसाब से फिक्स कर दो कि आपको इतने रुपए देना है। एक हमने पॉइंट छोड़ा था टाइम स्टडी, ध्यान देना, वो टाइम स्टडी आपको पॉइंट्स लिखना ही है, 7 पॉइंट है। टाइम स्टडी का मतलब क्या हुआ कि आप टाइम स्टडी पे ध्यान रखो कि कौन सा वर्कर, आप एक वर्कर्स को टाइम फिक्स कर दो कि आपको इतने समय में इतना काम करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे पॉइंट्स नहीं लिखा है, आपको लिखना है वहां पे कि आप टाइम स्टडी में क्या रख दो कि आप एक वर्कर्स का टाइम फिक्स दो कि आपको कितने में इतना काम करना है, ठीक है। मतलब आपको 10 घंटे में 100 पेन बनाने हैं तो 100 पेन आपको बनाने हैं, तो वो क्या हो गया, टाइम स्टडी हो गया। लास्ट है वर्क स्टडी। जितना हम लोगों ने पढ़ा, टाइम, फटीग, मोशंस, डिफरेंशियल, ये सब किसके अंदर आते हैं, वर्क स्टडी के अंदर आते हैं। यही तो हम कर रहे हैं। वर्क का मतलब क्या, काम। और वही तो मैं करा रहा हूँ शुरू से, टाइम पर ध्यान दे रहा हूँ, फटीग पर ध्यान दे रहा हूँ, मोशन पर ध्यान दे रहा हूँ, डिफरेंशियल पे, तो किसके अंदर आ गया, वर्क स्टडी के अंदर। आगे समय, ठीक है। तो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। हाँ, और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दें कि मुझे भी और अच्छा कर सकूं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, और जो भी स्टूडेंट मुझे जुड़े हुए हैं, मैं आशा करता हूँ कि सबको ये चीज लर्न हो भी गया होगा। तो आप सब लोग आज बैठ के इसको नोट डाउन अपने ओन वर्ड में लिखिए। और ये जो आपका नोट्स है वो मार्केट में भी कुछ दिन में अवेलेबल हो जाएगा, सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला के नाम से, ठीक है। मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा जो आप हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अगर आप किसी को रिक्वायरमेंट है तो वहां पे आप बोल सकते हो या मुझे कॉल कर सकते हो मेरे नंबर पे, वहां से आपको पोस्ट ऑफिस के थ्रू या कोरियर के थ्रू आपके घर पे भेज दिया जाएगा। सारे नोट्स आपको अवेलेबल होंगे टॉपिक वाइज। दूसरी चीज आपको कि ये चैनल से आपका यूट्यूब पे जाएगा, और तो आपको नोट्स तो यूट्यूब पे जाएगा, तो आप वहां पे वहीं से आप इसको कलेक्ट करके वहां पे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए उस चैनल को, क्योंकि जब आगे आने वाले जितने भी वीडियोज होते रहे आपको मिल सके और आपके दोस्त भी उसमें क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। थैंक यू सो मच।